गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखो, जब हमने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखी थी तो हमने देखा था कि क्रिस्टल में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, उस रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ साइट्स मिलती है हमें, इंटरस्टिशियल साइट्स जिसे हम कहते हैं। बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, हम कितना भी उन्हें रेगुलरली अरेंज करना चाहें, कुछ ना कुछ स्पेस एटम्स के बीच में रह जाता है। उन एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। उसे वॉइड भी हम नाम देते थे, आपको पता हो तो। उसी वॉइड में, उसी इंटरस्टिशियल साइट में कोई छोटा सा एटम आकर फिट हो जाता है। ओके, अपने उस एटम के साइज के अकॉर्डिंग अगर वो इंटरस्टिशियल साइट है तो वो एटम वहां आकर फिट हो जाता है। तो उन्हीं कंपाउंड को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं किसके केस में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। अब देखना, एक चीज ध्यान में रखना कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा इसकी स्टोइशियोमेट्री फिक्स नहीं होती है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। ये भी हम देख चुके हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इनकी स्टोइशियोमेट्री फिक्स रेशियो में नहीं होती है। तो देखो, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कैसे होंगे? जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ देखिए आप, ये कोई क्रिस्टल हमें नजर आ रहा है, ठीक है, जिसमें एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, बट बीच में हमें कुछ वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन वॉइड्स में या इन इंटरस्टिशियल साइट्स में कोई छोटा एटम जिसका साइज लगभग ऐसा है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन हो सकता है छोटा एटम। हाइड्रोजन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। और कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये छोटे साइज के एटम है। तो ये इस इंटरस्टिशियल साइट में, ओके, इस छोटे से साइज में फिट हो जाते हैं और हमें एक नया तरह का कंपाउंड मिलता है जिसे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखना, जब ये कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन छोटे साइज का जो एटम है वो यहाँ फिट हुआ, ठीक है, तो ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ये 4 एटम है, इन चारों एटम के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड थी वहां फिट हुआ, तो ये इन चारों एटम्स को अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लो इस एटम के साथ इसने अपना 1.5 0.5 कर रहा है, या इसके साथ 0.2 कर रहा है। तो इस हिसाब से एक मेटल के एक एटम के साथ इसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इनकी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड ये कहलाते हैं। वो भी हम देखेंगे एग्जांपल में। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है? देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड, फंस जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मेटल के क्रिस्टल लैटिस में जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। ओके, दे आर यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। दे आर नीदर टिपिकल आयोनिक नॉर कोवलेंट, ना तो ये आयोनिक कंपाउंड रह जाते हैं और ना ही कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपेयर में इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है, क्योंकि अब आपको इसका भी बॉन्डिंग हटानी होगी। जो इंटरस्टिशियल साइड में जो एटम ट्रैप हुआ है उसकी बॉन्डिंग भी आपको लूज करनी होगी, तभी आपका पर्टिकुलर मेटल मेल्ट होगा। दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है। दे आर वेरी हार्ड, ऑब्वियसली हार्ड हो जाएंगे। दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होंगे ये। क्यों इनर्ट होंगे? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही बदल चुका है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बट उनकी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी थी वो बनी रहती है। जो एक इनकी पेरेंट मेटल की कंडक्टिविटी थी वही कंडक्टिविटी ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी शो करेंगे। ओके, एग्जांपल देखो, जैसे कि फेरस डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फेरस ने हाइड्रोजन के साथ फेरस हाइड्राइड बनाया और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये Fe3H, यानी कि एक हाइड्रोजन 3 फेरस के साथ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ओके, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ऐसे ही वेनेडियम हाइड्राइड था, वेनेडियम का हाइड्राइड था, ओके, 0.56 यानी एक हाइड्रोजन एटम, सॉरी, एक वेनेडियम एटम के साथ एक हाइड्रोजन का 0.56 पार्ट जो है वो इस एटम के साथ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस हाइड्रोजन का 0.56। इस तरह से समझ सकते हो इसको। ठीक उसी तरह टाइटेनियम का हाइड्राइड बना, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1.7% कंट्रीब्यूशन दिया एक हाइड्रोजन ने अपने एक वेनेडियम को। ओके, और टाइटेनियम का कार्बाइड है, इसी तरह मैग्नीज का नाइट्राइड है। ये सारे एग्जाम्पल है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड के, या आप कह सकते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड के। तो ये थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन, समझ में आई होगी आई होप। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अलॉय फॉर्मेशन की। देखो, अलॉय क्या होते हैं? अलॉयज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस मेटल
और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो अलॉय का फॉर्मेशन होता है। वो ना तो मेटल रह जाते हैं ना ही नॉन मेटल रह जाते हैं, और उनसे हम नए तरीके के मटेरियल बना सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज भी कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स का। तो वही चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं यही क्यों अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो अलॉय फॉर्मेशन के लिए कंडीशन मस्ट है कि वही मेटल या नॉन मेटल अलॉय का फॉर्मेशन करेंगे जिनके साइज में सिर्फ और सिर्फ 15% का 15% का लेस या अबाउट डिफरेंस होगा, ठीक है, लेस या अबाउट डिफरेंस होगा। उन दोनों एटम जो एटम कंबाइन होकर अलॉय की फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, उन दोनों एटम की जो एटॉमिक रेडियस है, जो साइज है, उसमें 15% का डिफरेंस होना चाहिए, या तो 15% कम हो एक की, या 15% ज्यादा हो। ओके, तो देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें साइज में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, कि हम डिस्कस करेंगे आगे। तो साइज में जब ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा, जैसे कि आप एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, तो इनके साइज में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, या डाउन द ग्रुप आओ तो वेरिएशन देखने को मिलता है। जबकि अगर आप डी ब्लॉक की एक ही सीरीज की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलेगा। तो उसी वजह से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आपस में कंबाइन होती हैं ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। इतना डिफरेंस नहीं होता उनके साइज में, और अलॉय का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं इजीली। तो बात करते हैं हम अलॉय फॉर्मेशन की। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल। ओके, alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other। उन एटम्स के थ्रू बनते हैं जिनकी एटॉमिक रेडियस में 15% का डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनलेस स्टील। ओके, स्टेनलेस स्टील इज द मिक्सचर ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड मैग्नीज। ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इन्हीं का मिक्सचर है कौन? स्टेनलेस स्टील। ओके, स्टेनलेस स्टील जो है वो जो ये इन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी थी उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। स्टेनलेस है और रस्ट प्रूफ होता है, ओके, ड्यूरेबल होता है। दैट्स व्हाई हम स्टेनलेस स्टील को प्रीफर करते हैं, और इन सारी मेटल्स को मिक्स करके अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा ब्रास है, ब्रास से भी हम तरह तरह के मटेरियल फॉर्म करते हैं। ब्रास इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अलॉय विच इज फॉर्म बाय द कॉपर प्लस जिंक। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि अभी आपने स्टेनलेस स्टील की स्टडी की, तो स्टेनलेस स्टील में जितने भी मेटल्स मिले हुए थे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मेटल्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बना है। जबकि ब्रास जो है वो उसमें ट्रांजिशन मेटल कौन है? कॉपर। और जिंक क्या है? नॉन ट्रांजिशन मेटल है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक का, कि जिंक जो है वो नॉन ट्रांजिशन क्यों है? क्योंकि इसका डी ब्लॉक पूरी तरह से भरा हुआ होता है। 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन या नॉन ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो ट्रांजिशन प्लस नॉन ट्रांजिशन का कॉम्बिनेशन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके अलावा ब्रॉन्ज का नाम सुना है आपने, ब्रॉन्ज, कॉपर और स्टेनलेस। कॉपर और स्टेनलेस, कॉपर तो आपका ट्रांजिशन मेटल हो गया, स्टेनलेस यानी टेन आपने पी ब्लॉक में पढ़ा है, ठीक है। तो नॉन मेटल, इस तरह से मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अलॉयज आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ओके, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और ये हार्ड भी होते हैं। तो ये तो थे अलॉय फॉर्मेशन। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक की, जिसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कुछ आइडिया हमने जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे तब भी हमने लिया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कोई मटेरियल शो करता है तो तीन तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक हम पढ़ रहे थे। तो उन्हीं की स्टडी हम यहाँ भी करने वाले हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो भी इस तरह का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है शो करते हैं। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो क्यों वो ऐसा शो करते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट डाउन करो।